नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार के जोश में कहीं होश ना गवा बैठे, इसलिए चाहिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। आज हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड निवेशक कैसे इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं और एसआईपी निवेश से बना सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्लान। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिरोज अजीज हैं, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हम जब बात कर रहे हैं तो बाजार में एक शानदार तेजी है, एक पॉजिटिव माहौल हम बाजार में देख पा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि इस बार की तेजी क्यों इतनी खास है। नमस्कार स्वाति जी। देखिए, जैसे आपने सही फरमाया कि मार्केट एक नए स्तरों पे है, ऊपर के स्तरों पे है। ये बहुत अच्छी बात है और ये बात खास भी है क्योंकि इस बार जो तेज़ी मिली है ये दो कारणों से मिली है। इंडिया की जो कंपनियां हैं, जो कंपनियों की आई है वो अच्छी तरह से बढ़ी है। अगर हम निफ्टी की 50 निफ्टी कंपनियों की बात करें तो 2020 वित्तीय वर्ष में उनकी कमाई थी 530 रुपए की, फिर वो बढ़ के FY21 में 770 हो गई, फिर 820 और इस साल 940 रुपए की कमाई हो रही है हर एक निफ्टी के पीस की, और अगले साल 1075 की कमाई की उम्मीद है। तो जो आई बड़ी है कंपनियों की वो काफ़ी अच्छी तरह से बड़ी है। दैट्स पॉइंट वन। सो इट्स अ फंडामेंटल ड्रिवन रैली। और दूसरा, जो हमारी देश की रिलेटिव इंपॉर्टेंस और रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है दुनिया भर के मुकाबले, वो काफ़ी बेहतरीन है। जो दुनिया जूझ रही है जिस कारणों से, महंगाई और ब्याज दरों से, इंडिया की जो महंगाई है वो लॉन्ग टर्म एवरेज से कम है। इंडिया की जो ब्याज दरें हैं, 10 ईयर की जो गवर्नमेंट की ब्याज है, उसको अगर मैं आधार मानूं तो हम लॉन्ग टर्म एवरेज के इर्द गिर्द हैं। और दुनिया में, विश्व भर में ब्याज दरें नई सदियों की पीक्स टच कर रही हैं। सो पॉइंट इज द वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विद टू प्रॉब्लम्स। इट्स बिजनेस एज यूजुअल फॉर इंडिया। ये दोनों कारणों से आई थिंक ये रैली काफ़ी फंडामेंटल है। और तीसरा कारण जिसमें आपको भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि इंडियन रिटेल जो है वो लालसा के आधार पे आज एसआईपी नहीं कर रहा है, एजुकेशन के आधार पे। अच्छी बड़ी बड़ी एएमसीओ ने जो प्रचार किया, जो एजुकेशन की, उसके आधार पे ये एसआईपी का आंकड़ा बढ़ा है, ना कि लालसा की। क्योंकि अक्टूबर तक मार्केट 18,800 ही थी, 2021 में भी 18,800 थी, अक्टूबर में 18,500 थी। तो 2 साल मार्केट घूम फिर के वहीं की वहीं आ गई। बट एसआईपी का आंकड़ा 10,000 से बढ़ के 17,500 के ऊपर आ चुका है, क्योंकि रिटेल लालच के चक्कर में नहीं आ रहा इस बार, पढ़ाई के चक्कर में, गोल के चक्कर में आ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम अ लिटिल मोर बुलिश। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट है, उनका परिचय करा देते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के जॉइंट सीईओ एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डीपी सिंह। डीपी सर, आपका बहुत स्वागत है आज बेहद ही खास हमारे इस कार्यक्रम में। हम ऐसे मौके पर सर बात कर रहे हैं जब बाजार नई ऊंचाइयों पर है। जो एम्फी के भी आंकड़े आए हैं उसमें भी एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। तो हर जगह हम एक लाइफ हाई सिचुएशन में है। मैं सर आपके एक्सपर्ट व्यू में जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में ये तेज़ी इतनी खास क्यों है, और कीपिंग इन माइंड चाहे बाजार ने लाइफ हाई क्यों ना छुआ हो, या पिछले 9 महीने में या साल भर में हमने बाजार के अलग अलग रूप भी देखे हैं, निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड से बिल्कुल भी डगमगाया नहीं है सर। सबसे पहले तो स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और जहाँ तक आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं कहूँगा, जो भी फिरोज भाई ने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है कि आज एक बहुत बुलिशनेस है हिंदुस्तान की तरफ। जब लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उस वक्त वो एक आशा की किरण जो हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट हमारा बहुत बढ़िया है। हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.6% है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे विश्व से यहाँ पे आके अपना काम शुरू कर रही हैं। तो उससे जो यहाँ का जो छोटे या मझोले किस्म के जो बिजनेस हैं उनका काम बहुत बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी जब बड़ी कंपनी आती है तो अपनी वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, अपनी दूसरे पार्ट्स की सपोर्ट के लिए यहाँ के बिजनेस से अपने सामान लेती है। और जिस तरह से बताया गया कि 30% से ऊपर की ग्रोथ निफ्टी ने दी है, तो ऐसी बुलिशनेस रहना एक स्वाभाविक चीज है।
और दूसरा एक जो राजनीतिक अनसर्टेनिटी थी, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट है उसके बाद लोगों में एक ऐसा नजरिया बन गया है कि शायद ये वाली सरकार जो है ये ऐसे ही आगे काम करती रहेगी अगले 5 साल तक। तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटीज थोड़ी कम हुई है, और उसकी वजह से जो हिंदुस्तान का निवेशक है उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका एक चीजों की देखने का नजरिया है वो बहुत बड़ा है। खास तौर पे जो एक जो छोटा निवेशक है, एक मझोला निवेशक है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। और उन लोग जो जितने भी वो लोग उस कैटेगरी में हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आज पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो ये कार्यक्रम चला, म्यूचुअल फंड सही है का जो एक एजुकेशन कैंपेन चला, उसकी मद्देनजर अभी 17,500 करोड़ रुपया एसआईपी के थ्रू आता है, जो कि पूरे विश्व भर में एक सक्सेस स्टोरी है। और हमारे आपने सुना होगा कि सेबी चेयरपर्सन ने भी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि अभी ये समय जो ऐसा आ गया है कि एक बहुत छोटे निवेशक को भी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए 250 रुपए की एसआईपी और उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है कि किस तरह से इसको वायबल करके छोटे से छोटे निवेशक को भी इस बाजार में लाया जाए। तो कोई ऐसी वजह ही नहीं है कि हिंदुस्तान का बाजार गिरे। अगर कोई करेक्शन आती भी है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगी, बट लोगों का जो एक हौसला और लोगों का एक विश्वास इस मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा है, वो एक बहुत ही एक संतोषजनक बात है। बिल्कुल सर, तो ये एक उत्साहवर्धक और एक लॉन्ग टर्म एक जो स्टेबिलिटी है हमारी अर्थव्यवस्था की भी, हमारी बाजार की भी, उसको दर्शाता है। और भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है वो पहले से भी ज़्यादा बुलंद है, इसका भी एक बहुत बड़ा एक सूचक है। फिरोज, डीपी सर ने जो एक बात की थी उस पर मैं आपसे इनफैक्ट जानना चाहती हूं, और उसके बाद मैं बाजार की तेजी में अभी निवेशक को करना क्या है, या नया निवेश करें या नहीं करें, उस पर एक रिएक्शन लूं। लेकिन उससे पहले जो एक छोटे एसआईपी की बात की डीपी सर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि अभी मिनिमम 500 रुपए से आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, वो हमें लगता है कि 500 रुपए तो क्या ही है 500 रुपए, लेकिन वो चाहते हैं कि इससे भी छोटा जो एक रकम है उससे अगर एसआईपी की शुरुआत की जाती है, वो अगर एक मिनिमम बेस वैल्यू रखी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद होगी, और शायद इस पूरी इंडस्ट्री को और बड़ा करने में मदद हो सकती है। इस थॉट के पीछे क्या एक मंशा हो सकती है? स्वाति जी, जैसे डीपी सर ने कहा कि ये जो छोटी टिकट्स हैं, देखिए जो मेट्रो में रहता है उसको लगता है कि भाई 500 रुपये कौन सी बड़ी अमाउंट है, बट जो आदमी मजूरी भी कमाता हो, दिन के कमाता हो, हफ्ते भर के कमाता हो, उसके लिए 500 रुपये बड़ी अमाउंट हो सकती है। और 500 रुपये पर स्कीम है ये, और पूरी स्कीमों को मिला के नहीं। एक इंसान को अगर आप 100 रुपये की एसआईपी कराएंगे तो वो 2 स्कीमें खरीद सकता है 250 की। तो ये जो इंडियन रिटेल को शामिल करने के लिए टिकट साइज कम करने की जो बात है वो बहुत अच्छी बात है। और आप भी देखें, अगर किसी के पास हफ्ते दर की एसआईपी करनी है, एक महीने दर नहीं करनी है, तो वो हफ्ते की भी कर सकते हैं। तो जितनी आप उसको रिटेल करेंगे उतना वो स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में सेव करेगा। आज की डेट में हमने देखा होगा कि काफ़ी लोग छोटी छोटी जो दुकानें चलाते हैं, वो कोई आता है उनसे 20 रुपये दिन के एंड के लेके जाता है अपनी बचत करने के लिए। तो ये जो सेगमेंट है रिटेल सेगमेंट, उसके लिए जितना हम रिटेल कर सकें लॉजिस्टिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने दर्शाया है। इतने अरबों ट्रांजैक्शन, करोड़ों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं और ग्लिच नहीं आती। तो ये बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट होने के बाद अगर अमाउंट्स छोटी करें तो उसको और दुगने इन्वेस्टर हैंडल करने की क्षमता ऑलरेडी टेस्टेड है, तो क्यों ना अमाउंट्स छोटी की जाएं। दैट्स पॉइंट 1। सो आई बहुत सहमत हूं, क्योंकि ये सहमति इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं ये आंकड़े देख रहा था कि एसआईपी के पैसे हटा के अगर हम बड़े लोगों के पैसे देखें तो वो पैसे निकले हैं। अगर हम एसआईपी का आंकड़ा देखें 2020 का, और एसआईपी के माध्यम से जो पैसे आए थे FY20 में, उसको हटा दिया है तो 1.5 लाख करोड़ 1,47,000 करोड़ लमसम इन्वेस्टरों ने निकाल लिया कोविड के साल में। उसके बाद 67,000 करोड़ निकाल लिया
उसके बाद 9,000 करोड़ निकाल लिया, और इस साल भी अगर एसआईपी के आंकड़े हटा दूं तो नेट सेल जो म्यूचुअल फंड की है इक्विटी की, वो आज भी लमसम की नेगेटिव है, अप्रॉक्सीमेट 28,000 करोड़। तो एचएनआई जा रहा है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की तरफ, और रिटेल जा रहा है सही दिशा में, ट्रांसपेरेंट, टैक्स एफिशिएंट, वेल मैनेज्ड, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म में, जिसकी फीस भी बड़ी कम है। तो ये जो रिटेल जो सपोर्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड जो सही प्लेटफॉर्म है, उसको और उत्साह देना और बढ़ावा देना मेरे हिसाब से द मोस्ट लॉजिकल थिंग अ रेगुलेटर कैन डू। कांट प्रेज इट इनफ। बिल्कुल, और रिटेल को तभी हमने जी बिजनेस में अलग अलग अपने शोज के जरिए, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए महाशक्ति का नाम दिया है। ये एक ऐसी महाशक्ति है जो कि ड्राइव करती है इकोनॉमी को, और इसमें कोई दो राय नहीं है। डीपी सर, हम बात करते हैं कि जो रिटेल निवेशक हैं वो किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ, पिलर बन गए हैं हमारे इकोनॉमी का, और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनका जो योगदान है लगातार बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ भारत में डीपी सर, पर भारत के बाहर जो एनआरआईज रहते हैं वो भी भारत की ग्रोथ स्टोरी को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो चाहते हैं कि भारत में निवेश करें। तो अभी जो एनआरआईज का भी मौजूदा जो एक फैब्रिक है सर भारत में निवेश करने का, वो किस प्रकार से है? देखिए, जो फैब्रिक काफी हद तक अभी ये जो बोलते हैं कि इन्वेस्टर फ्रेंडली निवेशक के हक में है। अभी जो भी एनआरआई भारत में आएंगे, क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान के बहुत सारे देशों के साथ डबल टैक्स ट्रीटी है। जब आपकी डबल टैक्स ट्रीटी रहती है तो उसमें बहुत फायदा हो जाता है कि लोगों को कोई ज्यादा इसमें झंझलाहट नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सिर्फ अगर इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो अगर 1 साल से ऊपर रहता है तो 10% का विथहोल्डिंग टैक्स है, जो कि बाद में वापस भी लिया जा सकता है। और अगर वो डबल टैक्स ट्रीटी का कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह दे देते हैं जहाँ जिस कंट्री से भी है, तो वो 10% भी नहीं कटता, तो वो उनको पैसा मिल जाता है। एक बहुत ही सही तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरफ एनआरआई, एक तरफ छोटे निवेशक, और जो रिटेल साथ में चल रहा है, ये तीनों मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि जो कि हिंदुस्तान की मार्केट को बहुत ज्यादा स्थिरता देगा। आज की डेट में जब हम 17,500 करोड़, तो या करीब कह लो कि $2 बिलियन से ऊपर का निवेश एक छोटे निवेशक से, जो कि $25 ही बनता है, सिर्फ 2,000 का टिकट साइज से 25 या $30 का टिकट साइज है, तो उस डॉलर से जब भी अब किसी विश्व में किसी की देश में भी अगर ऐसा करो कि हमारे यहाँ पे $2 बिलियन का पैसा है, तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीज हिंदुस्तान में हो गई है। एनआरआई का पैसा और आएगा। एनआरआई के अलावा ये जो फिरोज साहब ने बोला कि जो हाई टिकट वाले हैं वो एक पैसा निकाल रहे हैं और पैसा उनका जो दूसरी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, वही हमने देखा था। एफआईआईज का भी पैसा निकला, परंतु अभी एफआईआईज का और एफपीआईज का पैसा वापस आना शुरू हो गया। तो अभी जब और पैसा आएगा, अभी हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है सप्लाई की, और ज्यादा से ज्यादा आईपीओ आने चाहिए ताकि हमारा ये यूनिवर्स है इन्वेस्टमेंट का बढ़ना चाहिए। तो अभी ये एक जो छोटी एसआईपी की बात कर रहे थे आप, उससे तो मेरे को बड़ा ये लगता है कि अभी जैसे 10 साल पहले जन धन का जो जो एक यात्रा शुरू हुई थी, वो जन धन की यात्रा अब जन निवेश में आके खत्म होनी चाहिए। जिन लोगों ने जनधन में अकाउंट खोला था वो भी ₹250 की एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि वो पिरामिड इतना बड़ा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर 3-4 साल बाद अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है जिस पे विचार चल रहा है, तो ये जो $2 बिलियन का जो पर मंथ हमारा इनफ्लो है, दिस कैन बी एज बिग एज $5 to $6 बिलियन पर मंथ। बट उस तरह से हमारे बिजनेसेस को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि वो अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छे नतीजे, अच्छे प्रॉफिट्स, और हर तरह से एक सही तरीके के बिजनेसेस में पैसा डाल के वो जो फॉर्मल जो बिजनेसेस है हमारे लाइक लिस्टेड कंपनीज में आए, तो उससे आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही सुनहरा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आने वाला वक्त जितने भी हम आसपास संकेत देख रहे हैं उससे सुनहरा ही नजर आ रहा है, और हमारे एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा जारी रखेंगे, आगे भी बने रहिए हमारे साथ। तो बाजार एट लाइफ हाई, कैसे करे कमाई, हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स आज हैं। डीपी सिंह है हमारे साथ
एसबीआई म्यूचुअल फंड से, आनंद राठी वेल्थ से फिरोज अजीज हैं। फिरोज, अब बताइए, जो हर कोई निवेशक अभी जानना चाहता है कि बाजार में तो काफी तेजी का माहौल है और निवेश के साथ करना क्या है। कई जो निवेशक हैं वो जानना चाहते हैं क्या और निवेश करें, कई सोच रहे हैं क्या मुनाफा वसूली कर लें, तो स्ट्रैटेजी क्या हो सही? स्वाति जी, देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो एक करंट स्थिति पे, एक इंसान की करंट स्थिति पे निर्भर करता है। इंडिया में जो पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में हैं वो ना के बराबर हैं काफ़ी सारे हाउस होल्ड्स की। अगर इंडिया में 670 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारी एनालिसिस है, 10 साल पहले 270 लाख करोड़ थे। इंडियंस बहुत अच्छी तरह से सेविंग्स करते हैं बट बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करते हैं। तो सेवर्स से हमें अच्छा इन्वेस्टर बनना है। तो अगर इंसान के पास 10 से 11% की ही इक्विटी हो तो प्रॉफिट बुक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर आपके पास 50, 60, 70% इक्विटी ना हो तो प्रॉफिट बुकिंग का प्रश्न तब तक आता ही नहीं है, क्योंकि लोग अंडर इन्वेस्टेड है। अगर पूरे पैसे को अगर आप एक एक्सेल शीट में डालें, पीपीएफ, ईपीएफ, इंश्योरेंस पॉलिसी जो यूलिप है, वो सबको जोड़ के आपकी टोटल बैलेंस शीट में इक्विटी कितनी है, अगर इक्विटी 50% से नीचे है तो भूल जाएं कि आपको कभी प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि आपको तो पहले बढ़ाना है, राइट। अगर आप 70-80% इक्विटी में है फिर भी ये प्रश्न हो सकता है कि आपको वापस 60-65 तक लाना है प्रॉफिट बुक करके। रीअलाइनमेंट की वजह से ही प्रॉफिट बुक करना है आपको, मार्केट नेगेटिव होके प्रॉफिट बुक नहीं करना है। क्यों नेगेटिव नहीं होना है? देखिए, क्या है कि लास्ट 22 सालों में सिर्फ ऐसे 4 साल हैं जहां मार्केट ने नई पीक की चट्टान नहीं चढ़ी हो। बाकी 18 सालों में हर साल मार्केट ने एक नई पीक बनाई है। 2009, 2012, 2016 और 2020, ये 4 साल छोड़ दीजिए, बाकी हर साल में मार्केट ने एक नई ऊंचाई छुई है। इसका मतलब क्या है कि जैसे दुनिया की ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, मार्केट की ग्रेविटी ऊपर की तरफ होती है। वो ऊपर उसको जाना ही जाना है। 1 साल, 2 साल करेक्शन हो सकता है, 3 साल करेक्शन हो सकता है। तो डोंट एवर बेट अगेंस्ट ग्रेविटी, ये मेरा सजेशन होगा। अगर आप अंडर इन्वेस्टेड हैं तो इलेक्शन के पहले एक बहुत क्रिटिकल इवेंट है, 5 जनरल इलेक्शन हमने एनालाइज किए, हर बार प्रॉफिट बनाया। 1 साल के इन्वेस्टर को भी इलेक्शन के सालों में 1999 से 5 इलेक्शन हुए हैं, सबसे खराब 1 साल की रिटर्न इलेक्शन को बीच में रख के +10% है। ये नहीं कह रहा हूं कि 1 साल की इन्वेस्टिंग करें, तो इलेक्शन को आप बह ना रखें, इलेक्शन को अपॉर्चुनिटी माने और डोंट बी अंडर इन्वेस्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। और नया साल भी आ ही रहा है, 2024 में एटलीस्ट 50% इक्विटी में रखें, तब जाके आप महंगाई को मात दे पाएंगे। बिल्कुल। डीपी सर, मैं एक रिएक्शन आपसे इसी पर लेना चाहूंगी कि आपने क्योंकि इतने सारे अपने एक्सपीरियंस में इतने सारे साइकिल्स देखे हैं, मार्केट हाइज के, मार्केट लोज के, जो एक निवेशक की एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी होती है इस टाइम पर, उसको बदलना क्या जरूरी है, क्या कब बदलना चाहिए? देखिए, इसमें इस सवाल का जवाब 2 तरह से हो सकता है। एक तो वो निवेशक जो ऑलरेडी मार्केट में है, परंतु एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, क्योंकि हमारी पेनिट्रेशन जस्ट 8 से 9% है, बाकी 90% अभी तक मार्केट में आए ही नहीं। जो निवेशक ऑलरेडी मार्केट में है, और जैसे फिरोज ने बताया, अगर उनकी एलोकेशन 70 टू 80% इक्विटी में है तो उसमें एसेट एलोकेशन का देखा जा सकता है। परंतु एक जो नया निवेशक आया है, उसको भी एसेट एलोकेशन के हिसाब से एंटर तो करना ही चाहिए। और आज के दिन में म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए से बहुत से ऐसे हाइब्रिड फंड्स हैं, जो कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई बहुत ही कम रिस्क एपेटाइट वाला व्यक्ति है, तो उसको एटलीस्ट अपने कंज़र्वेटिव हाइब्रिड के साथ शुरू कर देना चाहिए, जिसमें 20 से 25% इक्विटी होता है, 75% डेट होता है। जो उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने वाला है, वो मल्टी एसेट क्लास में या इक्विटी सेविंग में या बैलेंस एडवांटेज में आ सकता है। जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकता है, वो अपना एग्रेसिव हाइब्रिड में आ सकता है, या फिर उसके आगे जो लार्ज कैप फंड जो है हमारी कैटेगरी में, उसमें आ सकते हैं। तो ये एसेट एलोकेशन एक बहुत ज़रूरी है, परंतु इसको अपने हाथ में ना रख के ये किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देना बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में जो टैक्सेशन का भी खास तौर पे पिछले साल जो डेट कैटेगरी में जो चेंजेस किए गए, उसमें भी अगर आपको ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट वे में इन्वेस्ट करना है, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि किसी टैक्स के झंझट में ना पड़ के एक इक्विटी सेविंग्स फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, जो कि एक इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट देते हैं, या जो मल्टी एसेट जो फंड है,
जो कुछ फंड हाउसेस इक्विटी का टैक्सेशन या कुछ हाउसेस डेट का देते हैं, और उस डेट में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। इंडेक्सेशन का मतलब कि आपकी जो मुद्रास्फीति होती है, जो इन्फ्लेशन होती है, उसको निकाल के जितना रिटर्न है उसी के ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। तो वो भी एक बहुत बड़ी क्लास है, परंतु उसमें वही व्यक्ति पैसा लगाना चाहिए जिसका 3 साल का टाइम है। तो ये एसेट एलोकेशन थ्रू म्यूचुअल फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर बेसिक क्वेश्चन, यस, एसेट एलोकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। एक गोल्डन रूल है कि अपने घर को छोड़ के जिस घर में आप रहते हो उसको किसी एसेट एलोकेशन में ना लेके, उसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट 70 टू 75% शुड बी इन फाइनेंशियल एसेट्स। आप रियल एस्टेट या फिजिकल एसेट्स में 20 से 25% ही रख सकते हो। तो अगर वो उसको मटेरियल एसेट जो है उसमें भी अगर एलोकेशन करना है, तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन जिसमें गोल्ड में, डेट में, इक्विटी में पैसा लगता है, तो ये फंड्स उसका ध्यान रख लेते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति, एक मिडल लेवल के व्यक्ति के लिए अपने लेवल पे एसेट एलोकेशन करना एक बहुत बड़ी झमेले वाली बात है, और उसको रीसेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो म्यूचुअल फंड्स एक उसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन जो प्रदान करते हैं एक निवेशक को, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और शो के अंत में फिरोज, आखिरी सवाल आपसे होगा ये, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि बाजार की इस जोश में कोई अपना होश ना गवा बैठे, इसलिए आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए किन गलतियों से अभी बचें, क्योंकि हम कई बार इतने ज़्यादा इमोशन से भर जाते हैं कि बाजार इतना ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो क्या करें, तो किन गलतियों से बचें? अब मेरे हिसाब से जज्बातों को आपने आप को काबू करने ना दें, भले ही डर हो या लालच हो या ये फीलिंग हो कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ, ये तीनों जज्बात को आपने आप पे हावी होने ना दें। पैसे मैनेज करना या पैसे निवेश करना दोनों दिल और दिमाग दोनों का काम है। काफ़ी बार दिल हमें कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, आंकड़े कुछ और कहते हैं, तो हमेशा आंकड़ों के आधार पे करें। एसआईपी को कभी ना रोकें। अगर आपने एसआईपी रोक दी तो आपने जो मार्केट की उतार चढ़ाव से जो एसआईपी को बेनिफिट मिलता है, जब ऊपर जाती है तो कम यूनिट्स खरीदे जाते हैं और जब नीचे होती है तो ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो ये जो इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसका फ़ायदा बंद हो जाता है अगर आप एसआईपी कभी बंद करें। एसआईपी की स्टॉपेज कभी ना करें, दैट्स वन। पॉइंट टू, ज़्यादा कैरिड अवे ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से मिला था, वो कह रहे कि स्मॉल कैप ने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया तो मैं अपने तीनों स्कीमों को स्मॉल कैप में तब्दील कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया कि जज्बात लालच की हावी हो गई। सो लालच को हावी होने ना दें, एसआईपी को ना रोकें, एसेट एलोकेशन को ठीक करें। अगर महंगाई को मात देनी है तो जैसे डीपी सर ने कहा 70-80% फाइनेंशियल एसेट में हो, मिनिमम हो, और रियल एस्टेट भी अच्छा एसेट होगा, बट वो बहुत सारे पैसे आपके एक मुश्त निकल जाते हैं। तो फिर एसेट एलोकेशन ठीक करें और एक्विटीज़ में कम पार्टिसिपेट ना करें। रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है लंबी अवधि में। छोटी अवधि में मार्केट नीचे गिर सकती है, अगर आप अपनी सहनशीलता बढ़ा लें तो लॉन्ग टर्म में हमेशा एक्विटीज़ की परफॉर्मेंस बेटर होने की संभावना होती है। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स आज की करंट स्थिति में। स्वाति जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे आप दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। डीपी सिंह सर, फिरोज अजीज, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए करते हैं आप दोनों का। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।